इस बजट के लिए ये साधन संसाधन तो हैं ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक तरह से वादे ही हैं। आप जब कांग्रेस में थे तब भी मंत्री पद को लेकर वहाँ पर काफ़ी खींचतान रहेगी। जब सरकार का ही रवैया उदासीन होगा तो अब जितने मर्जी मंत्री CPS चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ये है कि संगठन की दृष्टि से कार्य बटे हुए हैं, कार्य दिए जाते हैं और उस कार्य के बारे में पूछा भी जाता है। जबकि कांग्रेस में तो न कार्य दिया जाता है न पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में सवाल जवाबों के साथ बजट पर चर्चा भी हो चुकी है। हमारे साथ धर्मशाला के विधायक हैं सुधीर शर्मा। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो बताइए कि इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमने बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया सदन के अंदर भी दी है और मैंने तो साफ तौर पर कहा है कि ये जो 58,000 का आपने बजट प्रस्तुत किया तो इस बजट के लिए ये साधन संसाधन तो हैं ही नहीं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक तरह से वादे ही हैं कि इतनी धनराशि का प्रावधान करेंगे तो उसको जोड़ के ये खाका तैयार किया प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए। और जो घोषणाएं भी की हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वो ये पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनको देखते हुए एक अपना प्रभाव छोड़ना चाहते होंगे इस बजट के माध्यम से। लेकिन जनता ने पिछले 2 बजट भी देखे हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि वित्तीय स्थिति क्या है। सरकार द्वारा उस पर कोई काम हुआ नहीं है, कोई निवेश नहीं आ रहा है, रोज़गार निकल नहीं रहे हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं है। तो इस तरह की जब परिस्थितियां हों तो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखने के बजाय गंभीर जो चीज़ें थी अगर उनके बारे में लिखते। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये दोनों पक्षों की एक कोई ऐसी कमेटी भी बनानी चाहिए जिससे वित्तीय प्रबंधन के ऊपर कोई ऐसा रोड मैप निकल कर के आए, क्योंकि मसला तो यह है कि प्रदेश को इससे निकाला कैसे जाए, प्रबंधन कैसे किए जाएं, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ ये बजट पूरी तरह से ये विफल रहा है। सर, आप सबसे बड़े जिला से आते हैं जहां से हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा तय होती है, तो आपको लगता है कि कांगड़ा के साथ जो है ये सरकार जो इतना बड़ा जिला उसके साथ होना चाहिए वो कर रही है, जो विकास वहाँ का होना चाहिए वो कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं कांगड़ा को तरजीह नहीं दी गई है? हालांकि सरकार ये कह रही है कि हमने जो है कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाया है। देखिए, पर्यटन राजधानी भी कागजों में ही है। पिछले बजट में भी 3,000 करोड़ था, इस बजट में भी वही 3,000 करोड़ है, धरातल पर कुछ हुआ नहीं है। अब 30 करोड़ तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जमा होता नहीं है। जो बने बनाए प्रोजेक्ट हैं ADB के वो बंद पड़े हैं, ताले लगे हैं उनके ऊपर, वो तो आप शुरू नहीं कर पाए। पर्यटन की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण थे। तो जब धरातल पर ही कुछ नहीं हो रहा है, 2.5 वर्ष होने को आ गए हैं, तो हम ये कैसे कह दें कि कांगड़ा के साथ कोई न्याय हो रहा है? अब ये बातें सिर्फ कागजी ही हैं सारी जो चल रही हैं और घोषणाएं हैं, और ये कांगड़ा के लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल शुरू से ये प्रयास रहा कि आते ही कह दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय इसको पर्यटन की दृष्टि से हम इसको बनाएंगे। लेकिन जो भी घोषणाएं हैं, अब जैसे हेलीपोर्ट बन रहे हैं, तो हेलीपोर्ट तो उड़ान योजना है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत ये पैसा आया 13 करोड़ रुपया। तो ये ठीक है कि जो ये पैसा आया वो केंद्र से आया है, लेकिन अभी तक तो इनके ऊपर काम शुरू होने चाहिए थे। पर्यटन की दृष्टि से आपको ये चाहिए था कि नए जो डेस्टिनेशन हैं उनकी आप अभी तक घोषणा कर चुके होते। अब 2.5 वर्ष में यही नहीं पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी है, तो जब रोड मैप ही नहीं है तो अब पर्यटक को तो क्या चाहिए? पर्यटक आएगा, होटल तो पहले से बने हुए हैं, वो तो प्राइवेट लोग बना रहे हैं, वो सरकार का काम थोड़ी है जो घोषणा की कि हम 200 होटल बनाएंगे। होटल नहीं चाहिए सरकार से, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी पार्किंग चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, कानून व्यवस्था वहाँ अच्छी होनी चाहिए। कोई नया डेस्टिनेशन डेवलप करिए, जैसे ये जूलॉजिकल पार्क की बात आई है, ऐसे आप कोई गोल्फ कोर्स लाइए, ऐसी चीज़ें लाइए जब पर्यटक आए वो रुके। जब पर्यटक रुकेगा तभी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। जब पर्यटक रुकेगा ही नहीं तो इकोनॉमी को फ़ायदा क्या है? फुटफॉल तो है
लेकिन उस फुटफॉल को नंबर ऑफ डेज उसके कैसे आपने लंबे करने रुकने के, जितने दिन रुकेगा उतना फ़ायदा प्रदेश को। तो उन चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। आप जब कांग्रेस में थे तब भी मंत्री पद को लेकर वहाँ पर काफ़ी खींचतान रही कि कांगड़ा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब तो वहाँ CPS बनाए थे, वो भी हट गए हैं, तो मंत्रियों की संख्या उतनी ज़्यादा है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि कांगड़ा का जो विकास होना चाहिए, जिस तरह के मंत्री वहाँ पर बनते रहे हैं वीरभद्र के टाइम भी और BJP के टाइम भी, तो क्या वो काम वहाँ पर रुके हुए हैं? ये तो मैंने पहले ही कहा कि विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं। मंत्री होने से एक प्रभाव ये रहता है कि प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय तौर पर आप कुछ कार्य कर पाते हैं, लेकिन अगर मंत्री ना भी हो तो भी सरकार का रवैया अगर सही हो तो कई विधायक ऐसे हैं पहली बार दूसरी बार के जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम करके दिखाए। अब जब सरकार का ही रवैया उदासीन होगा तो आप जितने मर्जी मंत्री CPS चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाते रहिए, तो वही परिस्थिति होगी जो आज की स्थिति में इस प्रदेश की परिस्थिति बन गई है। क्या छवि हमारी पूरे प्रदेश और राष्ट्र में बन गई है, इन्वेस्टर कोई आना नहीं चाहता, तो इसका मतलब कि हम लोगों के ऊपर से इन्वेस्टर का विश्वास उठ गया है। तो उसके क्या कारण हैं, हमको क्या करना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस से जाकर कहीं ना कहीं दुखी हैं या फिर भाजपा में जाकर ज़्यादा खुश है? नहीं, निर्णय बड़ा सोच समझ के लिया है और मैं खुश हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में हूँ। अनुशासित पार्टी है, संगठन बहुत मजबूत है और सबको साथ लेकर के चलते हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बूथ के अंदर है उसकी बात भी सुनी जाती है, और इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो वहाँ पर है। अब कांग्रेस में तो संगठन ही नहीं है धरातल पर, तो ये परिस्थितियाँ हैं कांग्रेस की तो देश में प्रदेश में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सही समय पर उचित निर्णय, शायद ईश्वर ने सही बुद्धि दे दी तो हमने ले लिया। BJP में ज़्यादा काम करना पड़ता है कि कांग्रेस में ज़्यादा काम करना पड़ता था, और क्या कांग्रेस और BJP में क्या भिन्न लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ये है कि संगठन की दृष्टि से कार्य बटे हुए हैं, कार्य दिए जाते हैं और उस कार्य के बारे में पूछा भी जाता है। जबकि कांग्रेस में तो न कार्य दिया जाता है न पूछा जाता है, संगठन की कोई है ही नहीं ऐसी कार्य प्रणाली। तो बिल्कुल भिन्न दोनों विचारधाराएं हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अच्छा अवसर है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। धर्मशाला में BJP ने आपको अब एक्सेप्ट कर लिया है? बिल्कुल, वो तो चुनाव के दिनों में ही जो परिणाम आया उसी का वो परिचायक है कि उन्होंने बिल्कुल दिल से मुझे एक्सेप्ट किया और साथ दिया। और अभी भी अब तो दोबारा से हमारे संगठन की संरचना हुई है, उसमें 2-2 मंडल बने हैं, तो भी सबकी सहमति से बने हैं। सबको पूछ करके जो है वो कार्य किया जाता है और उस दृष्टि से ऐसी कोई बात है नहीं। जब भी कार्य क्षेत्र चेंज होता है तो मुश्किलें आती हैं। आपने भी बैजनाथ से जब धर्मशाला अपना कार्य क्षेत्र चेंज किया था, बदला था, तो कई मुश्किलें आपको आई होंगी, तो अब सब सेटल है? अब तो 2012 से देखिए कितने चुनाव हो गए, 4 चुनाव मैंने लड़ लिए विधानसभा के वहाँ से, धर्मशाला से, और अच्छा चुनाव क्षेत्र है। हमने काम भी बहुत किया। ये पहली बार ऐसा मौका है कि विधायक के रूप में जब सरकार का ऐसा रवैया, मेरे साथ नहीं पूरे प्रदेश में ही ऐसा है, तो थोड़े विकास के कार्य रुके हुए हैं। लेकिन प्रयास है हमारा कि अपनी क्षमता के अनुसार जितनी गति दे सकते हैं वो काम कर रहे हैं। और अब तो कोई नया कार्य क्षेत्र रहा नहीं, अब तो ये भी उतना ही पुराना कार्य क्षेत्र हो गया है। क्या चुनौती है सबसे बड़ी आपके सामने अब? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे क्या ये पूरे प्रदेश का ही मसला है कि जिस तरह से एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर प्रदेश के बारे में, जो हमारी एक धारणा बन गई है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना होगा। इन्वेस्टर को किस तरह लेकर के आएँ, नई चीज़ें हम क्या कर सकते हैं जो कि आकर्षित करें इन्वेस्टर को पर्यटन के लिए। पर्यटन एक बहुत बड़ा माध्यम है, इस प्रदेश की इकोनॉमी को गेम चेंजर होगा। तो उसमें आपको नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। सरकार को होटल नहीं बनाने हैं, सरकार को नई डेस्टिनेशंस देनी है। होटल बनाने वाले खुद आके बना लेंगे, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। एक नई नीति ऐसी लानी पड़ेगी
कि आप देखिए पूरे विश्व भर में क्या देश कर रहे हैं, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन पर्यटक वहाँ एकदम से चला जाता है। तो हमारी कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। तब मैं जाकर के समझता हूँ कि उससे लगेगा तो समय, लेकिन प्रदेश बिल्कुल मुख्य धारा में आकर के वापस दौड़ेगा। धर्मशाला में काम हो रहे हैं सर? तो मैंने आपको कहा कि प्रदेश भर में ही नहीं हो रहे हैं। धर्मशाला में हमारे समय में स्मार्ट सिटी आई थी, अभी तक उसकी धनराशि चल रही है, तो उसके कुछ कार्य बचे हैं, वो काम चल रहे हैं। बाकी जो विधायक निधि, सांसदों की निधि है, उसके कार्य चल रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई नया कार्य वहाँ चल नहीं रहा। एक दगवार में आया है प्रोजेक्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का, वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का है। यूनिटी मॉल आया है, वो प्रधानमंत्री जी की देन है, प्रदेश को एक दिया, तो वो वहाँ बन रहा है। अभी उसके जो है वो टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं है विकास का नया कि जो वहाँ पर हम कहें कि उपलब्धि हो इन 2.5 वर्षों में। बजट में ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा है, जो मूलभूत ढांचा होता है, उसके लिए है नहीं, 24% रखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि उससे प्रदेश पीछे गया है? बिल्कुल, वो तो जब खुद ही लिख दिया है तो प्रदेश पीछे ही जाएगा। और आपको याद होगा कि ये जो आधारभूत ढांचा है, इसमें एक बार इस प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है आधारभूत ढांचे के लिए। तो अब ये परिस्थिति हमारी आ गई है कि हमको अगर आधारभूत ढांचा ही नहीं होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो ये टूरिज़्म पर आधारित प्रदेश है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा नहीं दे पाएंगे, आज शिमला के हालात आप देख लीजिए, 2-2 घंटे का जाम लग रहा है। हम कोई ऐसी मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ नहीं ला पाए जिसमें कई तरह की चीज़ें हों। अभी भी बजट में कह दिया कि नए लग्जरी व्हीकल चलाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई सड़क उतनी है, सड़क आप चौड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी भी बसें ही चलानी है या गाड़ियाँ ही चलानी है, वही हमारी सोच है। तो नए ट्रांसपोर्ट के मोड आए हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए ताकि कंजेशन ख़त्म हो सड़क का। कुछ ईडी की कार्रवाई हुई है सर कांगड़ा में और कुछ आसपास के क्षेत्रों में। ये कहा जाता है कि सुधीर शर्मा ने कुछ कागज़ निकाल के ईडी को दिए। नहीं, सुधीर शर्मा क्यों कागज़ देगा? ईडी तो खुद सक्षम है और वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और कागज़ अगर दिए भी मान लीजिए किसी ने, मैंने या किसी और ने, तो कागज़ होंगे, तथ्य होंगे, तभी कार्रवाई होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई घर में कागज़ बना के दे रहा है और कोई भी एजेंसी उस पर काम करेगी। तो तथ्यों पर ही जांच होती है, तो कुछ ना कुछ तो होगा और जो होगा वो सामने आएगा। कुछ और जो अपने क्षेत्र की जनता को कहना चाहते हो आप? देखिए, क्षेत्र की जनता से तो मैं यही कहूँगा कि हमारा तो निरंतर प्रयास है कि धर्मशाला चुनाव क्षेत्र की लड़ाई हर मंच पर लड़ें और मुखरता से उस बात को रखें। और मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि हम संकल्पित रहेंगे क्षेत्र के लिए और धर्मशाला को एक विकसित चुनाव क्षेत्र बनाना, टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनाना, ये मेरा संकल्प है। बिल्कुल, तो धर्मशाला को जो है टूरिज़्म की दृष्टि से आगे बढ़ाना, ये मेरा संकल्प है, ये कहना है धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा का। सर, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।